हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले सभी लिटरेचर के एग्जाम्स के लिए, जहां भी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। द नेम ऑफ फर्स्ट थिएटर इन इंग्लैंड। ऑप्शन है आपके पास द थिएटर, द रेड लियोन, ग्लोब थिएटर और ड्यूरी लेन थिएटर। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी द रेड लियोन इंग्लैंड का पहला थिएटर माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी यानी ड्रूरी लेन थिएटर की, तो जो आपका ड्रूरी लेन थिएटर था इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? आरबी शेरिडन ने। SHERIDAN, आरबी शेरिडन ने ड्यूरी लेन थिएटर को इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर मैं बात करूं आरबी शेरिडन की, तो आपको पता होगा आरबी शेरिडन जो कि मेनली जाने जाते हैं स्कूल फॉर स्कैंडल नाम के प्ले के लिए। स्कूल फॉर स्कैंडल, SCANDAL, स्कूल फॉर स्कैंडल नाम का प्ले आरबी शेरिडन का ही है। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लोब थिएटर की, तो ग्लोब थिएटर जो द थिएटर है, ध्यान रखिएगा ये एक थिएटर का ही नाम है जो कि इंग्लैंड में था। द थिएटर उस थिएटर का नाम है। जब इसको तोड़ा गया तो इसी से जो टिम्बर वगैरह बचे थे, तो उसी से ग्लोब थिएटर का निर्माण किया गया। अब अगर मैं बात करता हूँ इनके निर्माण की, यानी कौन सा थिएटर कब इस्टेब्लिश किया गया, अगर मैं उनकी बात करूँ, तो जो आपका द थिएटर था ये 1576 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बहुत साल बाद यानी 1599 में द ग्लोब थिएटर को फाउंड किया गया। और इसमें शेक्सपियर भी एक शेयर होल्डर थे, किसमें? ग्लोब थिएटर में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि शेक्सपियर किस थिएटर के शेयर होल्डर थे, तो उसका आंसर होगा आपका ग्लोब थिएटर में। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल थिएटर इन इंग्लैंड। ऑप्शन है आपके सामने द रेड लियोन, द थिएटर, द ग्लोब और लॉर्ड चैम्बरलिन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी द थिएटर। ध्यान रखिएगा इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये आपसे पूछा गया है द फर्स्ट प्रोफेशनल थिएटर इन इंग्लैंड। तो जो प्रोफेशनल थिएटर है इंग्लैंड का पहला, वो हम किसको कंसिडर करते हैं? द थिएटर को। अगर बात की जाएगी फर्स्ट थिएटर की, तो वो क्या होगा? द रेड लियोन, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो फर्स्ट प्रोफेशनल थिएटर इंग्लैंड का कौन सा है? द थिएटर है। और ये द थिएटर थिएटर का ही नाम है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ अदर ऑप्शन जैसे द रेड लियोन की। तो द रेड लियोन अभी हमने पढ़ा, इसको हम लोग फर्स्ट थिएटर इन इंग्लैंड बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी द ग्लोब की, तो इसमें शेक्सपियर भी इसके कंस्ट्रक्शन में शेयर होल्डर थे, यानी शेक्सपियर ने भी इसके निर्माण में अपना शेयर दिया था। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चैम्बरलिन की, तो ये लॉर्ड चैम्बरलिन ये आपको खाली लुभावने ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड चैम्बरलिन क्या है? एक एक्टिंग कंपनी है। और ये किसकी एक्टिंग कंपनी थी? शेक्सपियर की ही एक्टिंग कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलिन। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाने से पहले एक चीज़ जो हमें आपकी तरफ से मिल सकती है वो है ये लाइक का बटन और ये सब्सक्राइब का बटन। आप इस चैनल को जब भी और जैसे भी आप तक ये लिंक पहुंचा, आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आपको कंटेंट तो बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अप्रोच डेवलप करने के लिए मैं इन वीडियोस की रेगुलरिटी आपके साथ बनाए रखूँगा। इसके लिए मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन के रूप में एक सब्सक्राइब मिल सकता है। और जैसे ही आप इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, तो आप ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप बेल आइकन को दबाएंगे तो नीचे ऑल लिखा हुआ आता है, आप उस पर क्लिक करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास तो एमसीक्यू रहते हैं आपकी रेगुलरिटी को बनाए रखने के लिए, लेकिन आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक अकाउंट्स रहते हैं जिनसे आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से हमको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे क्या होगा, सीरीज़ की कंटिन्यूटी बनाने का हमारा भी मन करेगा। तो चलिए बढ़ता हूँ अब मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लास्ट फुल लेंथ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन है आपके पास इसमें किंग लियर, हेमलेट, हेनरी एट्थ और टेम्पेस्ट। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी टेम्पेस्ट। ये लास्ट फुल लेंथ प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। और ये द टेम्पेस्ट की खासियत क्या है? ये द टेम्पेस्ट अकेला लिखा शेक्सपियर ने। और आपको पता है कि शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ मिलके तो प्ले लिखे ही लिखे। और द टेम्पेस्ट ये इनका लास्ट पेयर है जो कि शेक्सपियर ने अकेले लिखा था। और अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं, तो शेक्सपियर ने टोटल प्लेस कितने लिखे थे? 37 लिखे थे, जिसमें से 36 तो फर्स्ट फोलियो में कंटेन हुए थे। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट फोलियो का जो फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, जिसमें उन 36 प्लेस को भी रखा गया था? और उस प्ले का भी नाम बताइए जिसको उसमें शामिल नहीं किया गया था। अब अगर मैं बात करता हूँ द टेम्पेस्ट की, तो द टेम्पेस्ट में लगभग 2068 लाइन्स हैं द टेम्पेस्ट में। ये क्या है? शेक्सपियर का फुल लेंथ प्ले है। अब अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शन जैसे हेमलेट की, तो हेमलेट आप मुझे बताइए प्ले है या ट्रेजिडी है?
हुकम करके आपने याद रखा था, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, और हेमलेट पब्लिश कब हुआ था ये भी आप मुझे बताइए। अगर मैं बात करूँ किंग लियर की, तो ये भी क्या है, एक कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। और मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है कि इन्हीं तीनों में से ये भी एक चीज़ है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी हेनरी एट्थ की, तो हेनरी एट्थ क्या है आपका, हेनरी एट्थ एक क्रॉनिकल प्ले था जो कि 5 एक्ट में लिखा गया। और दूसरी बात, जो हेनरी एट्थ है इसको हम लोग क्या मानते हैं, अनफिनिश्ड प्ले मानते हैं, किसका, शेक्सपियर का। हेनरी एट्थ को अनफिनिश्ड प्ले माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने, हु रोड द बुक माइकल रोबार्ट्स एंड द डांसर। माइकल रोबार्ट्स एंड द डांसर नाम की बुक किसने लिखी? ऑप्शन आपके पास बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, डब्ल्यू बी यीट्स और पी बी शैली। तो जो इसका सही आंसर है वो है डब्ल्यू बी यीट्स। अब आप मुझे बताइए, डब्ल्यू बी यीट्स इंग्लिश राइटर हैं या आयरिश राइटर हैं? इसी के साथ साथ डब्ल्यू बी यीट्स को नोबेल प्राइज़ कब मिला वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको इन सभी के आंसर बताए हैं, जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो के बीच में आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की, तो बेन जॉनसन, जिन्होंने कि शेक्सपियर को क्या कहा था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। और बेन जॉनसन ने शेक्सपियर पे एक सोनेट भी लिखी थी, आप उसका भी मुझे नाम बताइए। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि शेक्सपियर की जिस रात को मौत हुई थी उस रात को पहले बेन जॉनसन ही शेक्सपियर के साथ थे। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि बेन जॉनसन ने तो शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक कहा था। आप मुझे कमेंट में बताइए कि टी एस इलियट का ऐसा कौन सा फेमस स्टेटमेंट है जो उन्होंने शेक्सपियर के लिए कहा था। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी, एडमंड स्पेंसर की, जो कि आपको पता है सिडनी स्पेंसर और शेक्सपियर, ये 3S आप याद रख सकते हैं, सिडनी स्पेंसर और शेक्सपियर, ये तीनों कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से। और एलिजाबेथन एज का क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या है और ये कौन सी सेंचुरी में आएगा, क्या 16 सेंचुरी में आएगा या 15 सेंचुरी में आएगा। अगर मैं बात करूं पीबी शैली की, तो पीबी शैली को आप जानते होंगे, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए, जो कि क्या है, ऑड टू द वेस्ट विंड। ये आपने नाम सुना हुआ, ओड टू द वेस्ट विंड। अब ये ओड जो मैंने आपको बोला, ये ओड होता क्या है? ये नॉर्मली आपका इट इज़ ए काइंड ऑफ पोएम, बट ये प्रेजिंग पोएम्स होती हैं, ये किसी को प्रेज करने के लिए इन पोएम्स का यूज़ किया जाता है, ओड का। अब अगर मैं बात करूँ ओड की, तो ओड मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पिंडर ओड, PINDAR, पिंडर ओड। दूसरा होरेशन ओड, HORATION, होरेशन ओड। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका इरेगुलर ओड्स। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अदरवाइज़ मैं एक सेपरेट वीडियो इनके बारे में बताऊंगा अगर आपको पता नहीं है तो। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आप मुझे बताइए कि पीबी शैली कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, और मैं आपको हिंट दे देता हूं, और इस एज का टाइम पीरियड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। साथ ही मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन अप्रोच आप डेवलप करना सीखिए, कंटेंट के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी डब्ल्यू बी यीट्स की, और मैंने आपको बताया इसका ये एक कौन सी पोएम है आपने कमेंट करके बताना है। और डब्ल्यू बी यीट्स का जो ये वर्क है, माइकल रोबार्टस एंड द डांसर, तो ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें डब्ल्यू बी यीट्स की बहुत सारी पोएम कंटेन होती हैं। जैसे एक ईस्टर 1916 करके डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम है, इसी के साथ साथ द सेकेंड कमिंग, और एक और पोएम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये भी किसकी पोएम है? डब्ल्यू बी यीट्स की। और ये तीनों पोएम्स कौन सी बुक में इंक्लूड हैं? माइकल रोबार्टस एंड द डांसर नाम की बुक में इंक्लूड हैं। अभी मैंने एक पोएम का नाम बोला जिसका नाम मैंने कहा अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये किसकी पोएम है? डब्ल्यू बी यीट्स की। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अ लेटर टू माई डॉटर, ये बुक किसकी है? ये कोई इंडियन राइटर हैं, मैंने आपको हिंट दिया है, कमेंट सेक्शन में मुझे आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो बढ़ते हैं हम, और यीट्स को केल्टिक रिवाइवल का क्या कहा जाता है? लीडर भी कहा जाता है, CELTIC, केल्टिक रिवाइवल का लीडर भी यीट्स को कहा जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द ओरिजिनल प्लान ऑफ द फेयरी क्वीन इंक्लूडेड हाउ मैनी बुक्स। यानी जब फेयरी क्वीन लिखी गई थी, पहले आप मुझे बताइए किसके द्वारा लिखी गई? एडमंड स्पेंसर के द्वारा। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से। तो इन्होंने जब ये सोचा था कि ये फेयरी क्वीन को लिखें, तो कितने बुक्स लिखने का इनका ओरिजिनली प्लान था? ऑप्शन है आपके पास 12 बुक्स, 24 बुक्स, 6 बुक्स या 11 बुक्स। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, आप मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर बी यानी 24। यानी टोटल बुक कितनी बुक लिखने का प्लान इनका था? 24 बुक लिखने का प्लान इनका था, किसका? एडमंड स्पेंसर का।
एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ और दूसरा एडिशन कब पब्लिश हुआ, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहले 12 एडिशन थे वो किस चीज़ के लिए लिखे गए थे, जो भी इसमें प्राइवेट वर्च्यूज़ हुआ करते थे, जो प्राइवेट वर्च्यूज़ हुआ करते थे उनको शो करने के लिए उसमें पहले 12 लिखे गए थे। जो बुक्स लिखी गई थी पहली 12 बुक्स, उसमें प्राइवेट वर्च्यूज़ की बात की गई थी। और जो बाद की जो 12 बुक्स लिखी गई थी उनमें पब्लिक वर्च्यूज़ की बात की गई थी, यानी जो समाज के सिद्धांत वगैरह जो भी होते हैं उनमें पब्लिक वर्च्यूज़ की बात की गई थी। तभी इसमें आपको पता होगा कि जो इसमें करेक्टर के तौर पे लिया गया था, किसको लिया गया था, किंग अर्थर को इन्होंने एलिग्रीज के तौर पे इसके करेक्टर को दिखाया था। बाद में हम कभी इस वर्क के ऊपर भी एमसीक्यू में लेके आऊँगा। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा जिसमें बहुत सारे और एमसीक्यू भी होंगे। तब तक आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और शेयर करिए, और ताकि आपकी भी रेगुलरिटी बनी रहे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें जाते जाते, और इस लाइक के बटन को प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू।